हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। हम कोशिका के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने गोल्जिकाएं, अंतर्द्रव्यी जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इन सभी के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम केंद्रक और गुणसूत्र, इनके विषय में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखेंगे और इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है, उन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। यह वीडियो जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और वैसे हमारा टोटल जो क्वेश्चन नंबर है वो है 71। केंद्रक द्रव्य में धागीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कोशिका के अंदर है, ये मान लीजिए कोशिका, उसमें ये केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक में बहुत सारी धागीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है गुणसूत्र, सेकंड है क्रोमेटिन, थर्ड है जीनस और फोर्थ है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस यानी केंद्र की संरचना दे रखी है, एक बार इसमें अच्छे से समझ लेते हैं। तो बाहर की ओर ये वाली जो झिल्ली है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि डबल होती है। और इसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पर हम बात करें तो छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें न्यूक्लियोपोर कहते हैं। और इसमें ये वाली जो संरचना आप येलो कलर में देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोलस है यानी कि केंद्रिका है। और इसके अंदर आप रेड कलर में ये बहुत सारे दागीनुमा जो संरचना देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया होगा कि जो केंद्रक द्रव्य में दागीनुमा संरचनाएं पाई जाती है उन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब क्रोमेटिन संघनित होकर के, जब कोशिका विभाजन होता है उस समय क्रोमेटिन संघनित होकर के एक स्पेशल प्रकार की संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र है वो डीएनए से बने होते हैं, डीएनए की जो छोटी क्रियात्मक इकाई होती है उसे जीनस कहा जाता है। और जब गुणसूत्र की संरचना हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो क्रोमेटिड होते हैं वो जुड़े रहते हैं, जिस स्थान पर ये जुड़े रहते हैं, जिसकी सहायता से जुड़े रहते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, सेकंड है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, थर्ड है डी नाइट्रिफिकेशन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये आरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान में रखना है। डी नाइट्रिफिकेंस की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रेट जो होती है उसे वापस से किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन में बदलने का कार्य करते हैं। तो इन्हें डी नाइट्रिफिकेशन जो क्रिया होती है उस क्रिया को डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और इस क्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें डी नाइट्रीफाइंग जीवाणु कहते हैं। तो ये क्रिया है जिसके द्वारा जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलते हैं। तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपको ये दोनों ध्यान में रखना है कि डीएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की हो जाएगी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर डीएनए और आरएनए की संरचना दिखाई रही है, ये तो डीएनए हो जाएगा जो कि डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड या दोहरी वर्ताकार संरचना होती है इसकी, और इसकी हम बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए। ये डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और इसमें राइबोज शर्करा होती है जबकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। इसमें जब हम डीएनए और आरएनए के विषय में हम डिटेल से बात करेंगे तो उनसे उस समय इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप इनका फुल नेम याद रख लीजिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है ये आनुवंशिक जो है आनुवंशिक वाहक पदार्थ होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लक्षण ट्रांसफर होते हैं वो इसी के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डीएनए और स्टोन प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं? जब हम
केंद्र की संरचना देखते हैं तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं इसमें डीएनए होता है और साथ में स्टोन प्रोटीन उपस्थित होती हैं, तब इसे हम क्या कह सकते हैं, गुणसूत्र कह सकते हैं। इसके अलावा जो स्टोन प्रोटीन्स हैं ये लगभग 5 प्रकार की स्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर उपस्थित होती हैं। तो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियोसोम, सेकंड है क्रोमेटिन, थर्ड है गुणसूत्र, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गोल गोल आपको संरचना नजर आ रही है ये क्या है, स्टोन प्रोटीन्स हैं, ये ऑक्टामर का निर्माण कर लेती हैं, यानी 8 जो स्टोन प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर व्यवस्थित होती हैं। वैसे सामान्यतः 5 प्रकार की होती हैं। तो ऑक्टामर ऑफ स्टोन, और इसके चारों ओर जो डीएनए होता है वो कुंडलित बना, जैसे इस प्रकार से हैं ये होगी स्टोन प्रोटीन, ये इस प्रकार से इसके चारों ओर कुंडलित बना लेता है डीएनए जो होता है। तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जब डीएनए और स्टोन प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन किसमें बदल जाते हैं? जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उस समय क्रोमेटिन जो पदार्थ होते हैं ये किसमें बदल जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जीन, सेकंड है क्रोमेटिन, थर्ड है डीएनए, फोर्थ है गुणसूत्र। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये डीएनए की स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे देखो गुच्छे पड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। बहुत सारे दागेनुमा संरचनाओं के गुच्छे होते हैं यहाँ पर। ये क्या करते हैं, जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय क्या करते हैं, ये व्यवस्थित होकर के, संगठित होकर के इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स यानी कि ये गुणसूत्र होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ जो होते हैं ये कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में बदल जाते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं, इसे अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। दोनों मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो क्रोमेटिड होते हैं ये आपस में सेंट्रोमियर की सहायता से जुड़े रहते हैं और जुड़ करके गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणसूत्र। क्रोमेटिन तो इसमें उपस्थित होते हैं सामान्यतः जो कोशिका की संरचना देखते हैं, और गुणसूत्र होते हैं ये बहुत सारे डीएनए संरचनाओं से बने होते हैं। और डीएनए के जो छोटे क्रियात्मक खंड देखें तो उन्हें हम जीन्स कहते हैं, जीनस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। गुणसूत्र की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? क्रोमोसोम्स की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है वाल्डियर, सेकंड है हाफमिस्टर, थर्ड है स्टार्सबर्गर और फोर्थ है हेमरलिंग। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन दे रखे हैं ये गुणसूत्र से संबंधित हैं। और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे पहले हाफमिस्टर थे, इन्होंने सबसे पहले गुणसूत्र को देखा था। इसके बाद में स्टार्सबर्गर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और वाल्डेर की हम बात करें तो इन्होंने गुणसूत्र नाम दिया था। तो ये तीनों ही आपको ध्यान में रखना है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उन तीनों में से आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि तीनों ही गुणसूत्र की खोज से संबंधित क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखा किसने था? हाफमिस्टर ने देखा था। स्टार्सबर्गर के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जबकि वाल्डेर ने इसे नाम दिया था। ज़्यादातर आपको वाल्डेर ही देखने को मिलेगा। तो गुणसूत्र की खोज है वो वाल्डेर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर वाल्डेर न मिले तो ये इन दोनों में आपको ऑप्शन में मिल जाए तो ये भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। हेमरलिंग की बात करें तो इन्होंने एसिटाबुलेरिया नामक जो एक कोशिकीय शैवाल थी उसमें इन्होंने केंद्रक के महत्व को समझाया था, केंद्रक के महत्व को समझाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से किसमें कोशिका निर्माण व संगठन की सूचनाएं निहित होती है? नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ है जिनमें कोशिका निर्माण व संगठन की सूचनाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आरएनए, सेकंड है डीएनए, थर्ड है प्रोटीन और फोर्थ है स्टोन प्रोटीन। ये तो होगा ही नहीं, और प्रोटीन में भी इस प्रकार की कोई भी कोशिका निर्माण या संगठन की सूचनाएं नहीं पाई जाती है। आरएनए जो होता है ये तो आगे हम बात करें तो ये ट्रांसलेशन का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, ये बहुत सारे इस प्रकार के कार्य हैं वो करता है। लेकिन डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करता है, इसके अंदर कोशिका निर्माण व कोशिका के अंदर आगे आने वाले जो लक्षण होते हैं वो इसमें संचित रहते हैं, संग्रहित रहते हैं डीएनए में। यानी कि आनुवांशिकी जो पदार्थ होता है वो हम डीएनए को कह सकते हैं। और डीएनए के जब क्रियात्मक छोटे खंड देखते हैं तो उन्हें हम जीनस कहते हैं। ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77।
निम्न में से किसे आनुवांशिकी का वाहक कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसे आनुवांशिकी का वाहक कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है गुणसूत्र, सेकंड है डीएनए, थर्ड है जीन और फोर्थ है स्टोन प्रोटीन। तो स्टोन प्रोटीन तो यहाँ पर होगा नहीं, ये तीनों ही इससे संबंधित हैं, लेकिन ये कुछ अलग अलग प्रकार से आगे आने वाले एक दो क्वेश्चन में आपको ये एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखो जीन्स होते हैं ये मिलकर के डीएनए बनाते हैं और डीएनए स्टोन प्रोटीन से ये मिलकर के गुणसूत्र बनाते हैं। तो आनुवांशिकी के यहाँ पर हम वाहक की बात करें तो हम यहाँ पर गुणसूत्र को कहेंगे, और आनुवांशिकी की पदार्थ पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। आनुवांशिकी इकाई पूछे तो आपकी जीन हो जाएगी या जीनस हो जाएगी, जीन्स हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। आनुवांशिकी वाहक सामान्यतः पूछा तो गुणसूत्र हो जाएगा, आनुवांशिकी पदार्थ पूछे तो डीएनए और आनुवांशिकी इकाई पूछे तो यहाँ पर जीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। डीएनए की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो ये अभी हमने देखा है कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई है वो हम जीन को कहते हैं या जीन्स को कहते हैं, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से किसे क्रमशः, ये याद रखना थोड़ा सा, क्रमशः आनुवांशिक पदार्थ एवं आनुवांशिक इकाई कहते हैं। क्रमशः देखना आपको, आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, आनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं? जीन ये तो आनुवांशिक इकाई होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया, सही तो है लेकिन ये उल्टा दे दिया। आनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए होता है जबकि आनुवांशिक इकाई जीन होती है, लेकिन क्रम के अनुसार बताना तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आरएनए होता ही नहीं है, डीएनए व जीन, ये आपका राइट हो जाएगा। आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए होता है, आनुवांशिक इकाई जीन होती है, तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सी यहाँ पर राइट होगा, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आनुवांशिक इकाई जीन हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो गुणसूत्र की संरचना है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक बार यहाँ पर हम संरचना को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो सबसे आगे वाला जो भाग होता है गुणसूत्र का उसे सैटेलाइट कहते हैं। उसकी जो गुणसूत्र होता है इसके चारों ओर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे पेलिकल कहते हैं। सबसे अंत वाला भाग गुणसूत्र का वो टीलोमेयर कहलाता है और इसके अंदर एक रोड नुमा संरचना आपको नजर आ रही है, इसे हम क्रोमोनीमा कहते हैं, क्रोमोनीमा। इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से गोलाकार मणि के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी कि मणियाँ जो होती हैं, मोती जो होते हैं गोलाकार, उनकी जैसी संरचनाएं इसके ऊपर देखने को मिलती है, उन्हें क्रोमोमियर कहते हैं, क्रोमोमियर। और दो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक संकुचन होता है, एक यहाँ पर होता है, और इस संकुचन को हम प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं, जहाँ पर आपका गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। सेंट्रोमियर जहाँ पर उपस्थित होता है उसे प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। और आगे वाला जो द्वितीय संकीर्णन होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका मैट्रिक्स होता है। और इस साइड में ये गुणसूत्र के एक भुजा होगी, ये दूसरी भुजा होगी, यानी कि दो भुजाएं गुणसूत्र ये वो सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ी रहती है, ये इसकी संरचना होती है। देखो इसमें टेलोमेयर आपको नजर आ रहा है, क्रोमेटिड ये वाला जो भाग होता है इसे हम क्रोमेटिड कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। ये इधर वाला ये क्रोमेटिड हो जाएगा जिसे हम हिंदी में अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, तो क्रोमेटिड भी इसमें होता है। सेंट्रोमियर भी आप यहाँ पर हम देख सकते हैं, सेंट्रोमियर भी होता है, लेकिन सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम तो एक कोशिकांग होता है जिसे हम हिंदी में तारक काय कहते हैं। ये तो एक कोशिकांग होता है जो कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। तो ये जो गुणसूत्र की संरचना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स किस बिंदु पर जुड़े रहते हैं? ये अभी हमने डिस्कस किया, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स यानी क्रोमेटिड्स का मतलब होता है अर्ध गुणसूत्र। क्रोमेटिड्स का मतलब अर्ध गुणसूत्र किस बिंदु पर जुड़े रहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है टीलोमियर, सेकंड है क्रोमेटिड, थर्ड है सेंट्रोमियर और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रोसोम। तो क्रोमेटिड और क्रोमेटिड्स ये एक ही बात है, तो इसको तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। टीलोमियर, सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम की बात कर लेते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है ये एक कोशिकांग होता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो ये आंसर भी इसका नहीं होगा। इन दोनों में हम बात कर लेते हैं।
देखो जो गुणसूत्र होता है उसका अंतिम जो सिरा होता है उसे हम टेलोमियर कहते हैं। तो अंतिम सिरे का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर जो होगा, सेंटर मतलब मध्य में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक भुजा है अर्ध गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर ये दोनों भुजा, ये अर्ध गुणसूत्र होगा, इसके बीच में यहाँ पर उपस्थित होता है सेंट्रोमियर, जिससे ये दोनों भुजाएं गुणसूत्र की है वो जुड़ी रहती है, और इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। तो गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स किस बिंदु पर जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। ये क्रोमेटिड हो गया, एक ये क्रोमेटिड, दोनों किस पर, सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स आपकी और क्लियर हो जाएंगी। एक देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि ऑरेंज कलर्ड रीजन इंडिकेट हेट्रोक्रोमेटिन। देखो गुणसूत्र जो होते हैं, एमिल फिट्ज नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने गुणसूत्रों को स्टेन के आधार पर, अभिरंजन के आधार पर दो भागों में बांटा था। एक तो यूक्रोमेटिन था और एक हेट्रोक्रोमेटिन था। हेट्रोक्रोमेटिन वे होते हैं जो आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, यानी आनुवांशिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें ये भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो येलो येलो नजर आ रहे हैं ये कौन सा होता है, निष्क्रिय भाग होता है गुणसूत्रों का। जबकि आपको डार्क नज़र आ रहा है जो हम नीले कलर में हम बोल सकते हैं, तो इसे हम यूक्रोमेटिन को कहते हैं। और ये जो यूक्रोमेटिन होता है ये सक्रिय होता है, आनुवांशिकी जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं में ये भाग लेता है यूक्रोमेटिन। तो यहाँ पर जो एमिल फिट्ज नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो क्रोमोसोम्स है या गुणसूत्र है इसे हम दो भागों में बांटा था, और दो में से पहला था हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है, और यूक्रोमेटिन होता है ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है। ये जो आनुवांशिक क्रियाएं होती है उसमें भाग लेता है और ये नहीं लेता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि संरचना की दृष्टि से, गुणसूत्र की संरचना की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है मेटासेंट्रिक वी शेप्ड, एक्रोसेंट्रिक जे शेप्ड, थर्ड है सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड, और फोर्थ है टीलोसेंट्रिक आई शेप्ड। तो ये सभी यहाँ पर सुमेलित हैं, यानी कि सभी यहाँ पर राइट हैं। तो यहाँ पर देखो जो सभी हैं ये राइट हैं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो मेटासेंट्रिक की बात करें तो जिसमें वी शेप्ड आकृति बनती है, ये सेंट्रोमियर है, और यहाँ पर ये वाला भाग हो जाएगा और ये वाला भाग, ये दोनों अर्ध क्रोमेटिड होते हैं। ये दोनों अर्ध क्रोमेटिड यहाँ पर सेंट्रोमियर के साथ में जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर के साथ में यहाँ पर जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो आकृति है ये वी शेप्ड आकृति बनती है इस प्रकार से, ये वी ऐसे ही तो लिखते हैं, तो ये वी शेप्ड आकृति यहाँ पर बनती है। तो ये तो बिल्कुल राइट है, मेटासेंट्रिक। दूसरा आता है एक्रोसेंट्रिक, जो कि जे शेप्ड होता है। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो ये इसी में से हम देख लेते हैं, इन स्ट्रक्चर को एक बार हम बाद में समझेंगे। देखो एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो ये सेंट्रोमियर होता है, इसमें ये वाले जो भाग होता है ये एक तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बड़ा हो जाएगा, और एक ही थोड़ा सा छोटा होता है। एक्रोसेंट्रिक तो ये जे शेप्ड आकृति होगी, इस प्रकार से जे शेप्ड आकृति हो जाएगी। तो एक्रोसेंट्रिक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो जे शेप्ड होते हैं, जे आकार के होते हैं। सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, एक्रोसेंट्रिक में छोटा होता है, जबकि सब मेटासेंट्रिक होता है इसमें थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा। ये दोनों देखो जब हमने आकृति बनाई थी मेटासेंट्रिक तो ये दोनों ही आपको बराबर मिले थे, वी आकृति बनी थी। जब हमने एक्रोसेंट्रिक बनाया तो ये वाला थोड़ा छोटा हो गया। सब मेटासेंट्रिक की बात करी तो ये थोड़ा इससे तो बड़ा होता है लेकिन इससे छोटा होता है। यहाँ पर जो आकृति है एल शेप्ड बनती है, एल आकार की आकृति बनती है गुणसूत्र की। टीलोसेंट्रिक की बात करें तो ये जो अंतिम सिरा होता है इसी पर उपस्थित होता है, अंतिम सिरे पे उपस्थित होता है जो सेंट्रोमियर होता है वो। इस प्रकार की, जिस प्रकार से हम आई लिखते हैं ना उसी प्रकार की संरचना यहाँ पर बनती है, तो आई शेप्ड हो जाएगा। जब एनाफेज के अंदर गुणसूत्र जब विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उस समय एनाफेज के अंदर जब हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं तो उस समय निम्न 4 प्रकार की संरचनाएं हमें दिखाई देती है। एक तो ये हो जाएगी मेटासेंट्रिक, जिसमें वी आकार की आकृति आप देख सकते हैं। दूसरी एक्रोसेंट्रिक हो जाएगी, ये वाली आप देख सकते हैं जिसमें जो ये वाली भुजाएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं, एक्रोसेंट्रिक जिसे हम कह सकते हैं। जे शेप्ड आकृति यहाँ पर आपको नजर आ रही है। एक हो जाएगी सब मेटासेंट्रिक, जिसमें इससे तो थोड़ा बड़ा, इससे तो छोटा होता है लेकिन इससे थोड़ा
बड़ा होता है। तो यहाँ पर एल शेप्ड आकृति आपकी बन जाएगी। और टीलोसेंट्रिक की बात करें तो जो सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्र या अर्ध गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर उपस्थित होता है। देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ये दोनों भुजाएं अगर समान है और वी आकृति बन रही है तो ये मेटासेंट्रिक हो जाएगी। जब हम बात करें यहाँ पर, ये एक तो बड़ी पूरी हो जाएगी कंप्लीट, और ये वाली क्या हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी। जिस प्रकार से हम जे लिखते हैं तो जे में छोटी सी नज़र आती है ना, उसी प्रकार तो ये जे शेप्ड हो जाएगी, ये एक्रोसेंट्रिक हो जाएगी। और जब हम यहाँ पर इस प्रकार से करें, देखो ये हो गया सेंट्रोमियर, ये वाली पूरी हो गई जो गुणसूत्र की भुजा है, लेकिन ये थोड़ी सी जे से थोड़ी बड़ी होती है, तो ये एल शेप्ड आकृति होगी, एल आकार की। लेकिन जब ये सेंट्रोमियर है वो अंतस्थ सिरे पर उपस्थित होता है इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं ऊपर। इस प्रकार से आई शेप्ड आकृति बनती है, आई आकार की आकृति बनती है, तो इसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। और ये आकृति हमें कहाँ देखने को मिलती है, एनाफेज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रेलवे, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है? तो इसका आंसर हम बात करें तो एनाफेज अवस्था हो जाएगी। संख्या की बात करें तो मेटाफेज, जबकि संरचना की बात करें तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन से गुणसूत्र आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं? ये अभी हमने पीछे बात की थी इसकी कि कौन से गुणसूत्र वो आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हेट्रोक्रोमेटिन, सेकंड है यूक्रोमेटिन, थर्ड है क्रोमेटिन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आनुवांशिक रूप से सक्रिय की बात करें तो यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। यहाँ पर जो नीले कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये यूक्रोमेटिन होते हैं, और जो येलो ऑरेंज नजर आ रहे हैं ये हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं जो कि निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से पादपों में गुणसूत्रों की संख्या की दृष्टि से असत्य कथन है, यानी कि पादपों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उनसे संबंधित इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है मटर, जिसमें 14 गुणसूत्र होते हैं, 2n की बात कर रहे हैं हम। गेहूं में 42 गुणसूत्र होते हैं, 42 से 6n होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम ये एक पादप है और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 1260, ये भी द्विगुणित होता है। प्याज की बात करें तो इसमें टोटल 16 गुणसूत्र है, वो द्विगुणित देखने को मिलते हैं। तो गुणसूत्र की संख्या भी कई बार पूछ ली जाती है, तो मटर में 14 होती है, गेहूं में 42, 42, लेकिन ये ध्यान में रखना है 6 गुणित होती है, 60 गुणित होती है। ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम ये 1260 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, और ये सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं पादपों में। सर्वाधिक गुणसूत्र संख्या है वो पादपों में इसी में पाई जाती है, ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम पूछे तो पादपों में कवक जो होते हैं उनमें सबसे कम गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। तो ये सभी क्या है यहाँ पर सुमेलित हैं, असत्य कौन सा भी नहीं है, कौन सा भी असत्य नहीं है, सभी क्या है यहाँ पर सत्य हैं, सभी क्या है सत्य कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। देखो 85 डबल आ गए, यहाँ पर हमारे लगभग एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। निम्न में से जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या की दृष्टि से असत्य कथन है। पीछे हमने पूछा था पादपों में, और यहाँ पर पूछ रहा है कि जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या की दृष्टि से असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है ड्रोसोफिला मेलानुगास्टर, ये जो घरेलू मक्खी है उसका साइंटिफिक नेम है, घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम है ये। तो इसमें 8 गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित होता है ये भी। मेंढक में 24 गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित होता है। मनुष्य में 46 होते हैं, एक द्विगुणित होता है। ये कई बार पूछ लिया गया मनुष्य में, तो बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार मिसिंग हो जाता है तो भूल जाते हैं कई बार। ओलोकेंथा की बात करें तो इसमें टोटल 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये जंतुओं की बात करें तो सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक रेडियोलेरियन ये एनिमल्स है ये। तो यहाँ पर ड्रोसोफिला मेलानुगास्टर जो मक्खी की बात करें तो इसमें 8 गुणसूत्र होते हैं, मेंढक में 24 होते हैं, मनुष्य में 46, ओलोकेंथा में 1600 जो कि सर्वाधिक होते हैं जंतुओं में। तो सभी सुमेलित हैं, यहाँ पर कौन सा भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से किसमें सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबे गुणसूत्र निम्न में से किसमें देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम,
सेकंड है कवक, थर्ड है पक्षियों में और फोर्थ है मनुष्य में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम, जो कि एक पादप है। इसमें सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब पादप और जंतुओं की बात करें तो जंतु की तुलना में पादपों में लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। पादपों में सबसे छोटे गुणसूत्र की बात करें तो वो कवकों में पाए जाते हैं। जंतुओं के अंदर हम बात करें तो पक्षियों में सबसे लंबे गुणसूत्र होते हैं। अगर जंतुओं से संबंधित पूछ ले तो पक्षियों में सबसे लंबे गुणसूत्र होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। गुणसूत्र की संरचना को समझाने के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल किसके द्वारा दिया गया? यानी गुणसूत्र की जो संरचना है उसे समझाने के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? इसे हम सोलेनोइड या सोलेनोइड मॉडल भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वाटसन एंड क्रिक, सेकंड है वाल्डेयर, थर्ड है कोरेनबर्ग एंड थॉमस और फोर्थ है फ्लेमिंग। तो यहाँ पर देखो ये जो संरचना नजर आ रही है एक न्यूक्लियोसोम की संरचना है, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस की है। न्यूक्लियोसोम, इसमें देखो जो स्टोन प्रोटीन्स होती हैं ये ओक्टामर का निर्माण कर लेती है। बहुत सारी स्टोन प्रोटीन व्यवस्थित होकर के ओक्टामर बना लेती है और इसके चारों ओर देखो एक ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, इसके चारों ओर ये कुंडलन बना लेता है जो डीएनए होता है ये। और इसके बाद में एक ओक्टामर और यहाँ पर उपस्थित है, इसके चारों ओर भी कुंडलन बना लेता है। इस प्रकार से बहुत सारी ये, जैसे यहाँ पर हम ये जो सोलेनोइड बनाते हैं इसके चारों ओर इस प्रकार से कुंडलित बना लेते हैं, वैसी संरचना यहाँ पर उपस्थित होती है। जो स्टोन ओक्टामर होते हैं इसके चारों ओर कुंडलन बना लेता है जो डीएनए होता है वो, और दो जो स्टोन ऑक्टामर्स होते हैं उसके चारों जो कुंडलन बनता है उनको जोड़ने के लिए जो डीएनए है उस डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। और जो लिंकर डीएनए होती है उसके ऊपर नॉन स्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, ये भी अच्छे से याद रखना है कि स्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलता है तब न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। और कुछ स्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दो जो स्टोन ऑक्टामर्स हैं इनको जोड़ने के लिए जो डीएनए होता है उसे लिंकर डीएनए कहते हैं। ये जो मॉडल दिया था ये कोरेनबर्ग एंड थॉमस के द्वारा दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक ने तो डीएनए का मॉडल दिया था, डीएनए का मॉडल है वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, जबकि वाल्डेयर ने गुणसूत्रों की खोज की थी या गुणसूत्रों का नाम इसके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। यह किसने बताया कि मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ कोशिकाओं में गुणसूत्रों के टेलोमियर्स छोटे होने लगते हैं जिससे कोशिका वर्ध हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और ये हम जानते हैं कि जो टेलोमियर्स होते हैं ये गुणसूत्रों की जो अंतिम सिरे होते हैं उन्हें हम टेलोमियर्स कहते हैं, और ये छोटे होने लगते हैं, इस कारण से कोशिकाएं वर्ध होने लग जाती है, बूढ़ी होने लग जाती है। ये किसने बताया था? ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, सेकंड है वाल्डेयर, थर्ड है कोरेनबर्ग एंड थॉमस। इन तीनों की हमने बात कर ली है। फोर्थ ऑप्शन आता है डॉक्टर रिचर्ड कोथन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रिचर्ड कोथन थे, इन्होंने बताया कि जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है और उसी के अनुसार जो उनकी कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं उनके टेलोमियर्स जो होते हैं वो छोटे होने लगते हैं, छोटे होते जाते हैं, और इस कारण से जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होने लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। लैंप ब्रुश गुणसूत्र की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? लैंप ब्रुश गुणसूत्र। ऑप्शन फर्स्ट है वाटसन एंड क्रिक, सेकंड है फ्लेमिंग एंड रूकर्ट, फोर्थ है कोरेनबर्ग एंड थॉमस, और थर्ड है कोरेनबर्ग एंड थॉमस, और फोर्थ है रिचर्ड कोथन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ये जो खोज है फ्लेमिंग एंड रूकर्ट के द्वारा की गई। रूकर्ट का नाम विशेषकर ज़्यादा लिया जाता है इसमें। तो फ्लेमिंग एंड रूकर्ट के द्वारा लैंप ब्रुश गुणसूत्र की खोज की गई थी। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये जो हमारा जो ब्रुश होता है उसी के समान दिखाई देते हैं, इस कारण इन्हें लैंप ब्रुश नाम दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित कुंडलन जो मॉडल है, द्विकुंडलित जो मॉडल है वो दिया था। कोरेनबर्ग एंड थॉमस की हमने अभी पीछे बात की है। इन्होंने जो सोलेनोइड या जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो दिया था। डॉक्टर रिचर्ड कोथन ने बताया कि जो जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है उनकी कोशिकाओं में जो टेलोमियर्स होते हैं गुणसूत्रों के वो छोटे होने लगते हैं और कोशिकाएं वर्ध होती जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। गुणसूत्रों को किसके द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, गुणसूत्रों को किसके द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है एसिटोकार्मिन, सेकंड है पैराजेलिन,
थर्ड है जेंस ग्रीन और फोर्थ है क्षारीय फुस्चिन। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। गुणसूत्रों को अभिरंजित है वो एसिटोकॉर्मिन के द्वारा किया जाता है और इसी से अभिरंजित करके एमिल फिट्स थे, इन्होंने इसे जो गुणसूत्र थे इनको दो भागों में बांटा था, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। पैराजेलिन की बात करें तो इसके द्वारा डीएनए को अभिरंजित कर सकते हैं। जेंस ग्रीन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित किया जा सकता है और क्षारीय फुस्चिन जो होता है इसके द्वारा हम जो केंद्रक होता है उसे अभिरंजित कर सकते हैं। तो ये जो तीनों हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके डीएनए। पैराजेलिन, जेंस ग्रीन माइटोकॉन्ड्रिया और एसिटोकॉर्मिन है वो गुणसूत्रों को अभिरंजित कर सकते हैं। इस प्रकार से कोशिका से संबंधित हमने टोटल 90 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि हमने व्याख्या सहित देखे हैं और साथ में कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको हमने डिटेल से थ्योरी भी डिस्कस की है। इस कारण लगभग आपके 200-300 क्वेश्चन कवर हो रही हैं, लगभग पूरा टॉपिक आपका कवर हो रहा है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम जो कोशिका विभाजन है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में कुछ फैक्ट हैं वो लेकर आऊँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक इन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मैं आकर के आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ, जिससे कि मुझे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपके जो डाउट्स होते हैं वो तुरंत ही आपके क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।